पैरासाइट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर कान, नाक या मुंह के थ्रू घुस जाते हैं। एक रात जब शिनिची अपने रूम में सो रहा होता है तभी एक पैरासाइट सीलिंग से गिरता है और उसके शरीर में कान के थ्रू एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन शिनिची ने हेडफोन्स पहने होते हैं, इसलिए वो एलियन अपना प्लान बदलता है और नाक के थ्रू घुसने का डिसाइड करता है। पर उसी वक्त शिनिची की नींद खुल जाती है और वो उस पैरासाइट को हाथ से हटा देता है, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक नॉर्मल कीड़ा होगा। शिनिची उठकर उसे मारने जाता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उड़कर भाग जाता है और यहीं से शिनिची की नॉर्मल लाइफ एक नाइटमेयर में बदलने लगती है। पैरासाइट शिनिची के हाथ में घुसने ही वाला होता है, तभी शिनिची जल्दी से टेलीफोन की वायर पकड़कर अपने हाथ को जोर से बांध देता है ताकि वो चीज आगे बॉडी में न जा सके। लेकिन इस दौरान जोर की आवाज हो जाती है जो उसकी माँ सुन लेती है और तुरंत रूम में आ जाती है। माँ को देखकर शिनिची घबरा जाता है और कहता है कि कोई चीज उसके हाथ में घुसना चाहती है। माँ देखती है तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, इसलिए माँ वायर हटा देती है और बस इसी एक मोमेंट का फायदा उठाकर वो पैरासाइट उसके शरीर के अंदर घुस जाता है, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चलता। अगली सुबह शिनिची को अपने राइट हैंड में कुछ अजीब फील होता है, लेकिन वो इग्नोर करके स्कूल चला जाता है। पर क्लास के बीच ही उसे पक्का लगने लगता है कि कुछ सीरियस गड़बड़ है। अचानक उसका हाथ खुद ब खुद आगे बढ़कर नीचे गिरा हुआ इरेजर उठा लेता है और बास्केटबॉल पीरियड में वो ऐसा परफेक्ट शॉट मारता है जो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं था। स्कूल के बाद शिनिची इंटरनेट पर सर्च करता है ऐसा हाथ जो खुद मूव करे, पर जैसे ही वो ब्राउजिंग कर रहा होता है उसके हाथ पर एक आंख उभर आती है। डर के बावजूद क्यूरियोसिटी के चलते वो चाकू उठा लेता है और अपने ही हाथ पर अटैक करने की हिम्मत जुटा रहा होता है। तभी उसका हाथ एक अजीब अधूरा सा सांप बन जाता है। कुछ ही देर में वो क्रीचर अपनी शेप चेंज करता है और थोड़ा फ्रेंडली फॉर्म ले लेता है। इस नए फॉर्म में हाथ की हथेली पर मुंह, एक उंगली पर आंख और बाकी 4 उंगलियां उसके पैर और हाथ बन जाती हैं। ये सब देखकर शिनिची बिल्कुल पागल हो जाता है और घबराकर बोलता है, मेरा राइट हैंड मुझे वापस कर दो। लेकिन तब वो अजीब सी चीज सच बता देती है कि उसने शिनिची के हाथ के सारे सेल्स खा लिए हैं। इसका मतलब क्लियर था, शिनिची अपना राइट हैंड कभी वापस नहीं पाएगा। पूरी रात डर और कंफ्यूजन में बिना सोए गुजर जाती है। सुबह परेशान माइंड के साथ शिनिची स्कूल चला जाता है। वहीं उसके हाथ वाली क्रीचर कहती है कि उसे मिगी बुलाया जाए, जो जापानी में राइट का मतलब होता है। स्कूल में मिगी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो शिनिची से कहता है कि उसे लाइब्रेरी ले चलो और साथ ही स्वॉर्ड फाइटिंग और शूटिंग जैसी स्किल्स सीखने में मदद करे। ट्रेनिंग के दौरान मिगी की लर्निंग स्पीड अनबिलीवेबल होती है। हर मूव, हर टेक्निक वो सेकंड्स में सीख लेता है। इसी बीच बाकी पैरासाइट्स जो अर्थ पर गिर चुके थे अब ह्यूमंस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो लोगों का दिमाग खाकर उनके बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं और ह्यूमंस को ही फूड सोर्स बना देते हैं। स्कूल से घर लौटते वक्त मिगी अचानक फील करता है कि पास ही कोई और पैरासाइट मौजूद है। क्यूरियोसिटी में मिगी सोचता है अगर कोई पैरासाइट ब्रेन कंट्रोल करे तो वो कैसा होता होगा। इसी क्यूरियोसिटी के चलते मिगी शिनिची को जबरदस्ती बस से उतार देता है और उसे एक जगह ले जाता है जो मीट शॉप जैसी लग रही होती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो फ्रंट डोर लॉक्ड होता है, लेकिन मिगी अल्टरनेट एंट्री ढूंढ लेता है और एक सीक्रेट वे से दोनों अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर शिनिची धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तब उसकी नजर पड़ती है एक बहुत ही भयानक क्रीचर पर। उसका बॉडी बिल्कुल ह्यूमन जैसा, लेकिन हेड एक कॉलीफ्लावर जैसा ट्विस्टेड शेप में होता है और सबसे डिस्टर्बिंग बात, वो मॉन्स्टर इंसान का मांस खा रहा होता है। जैसे ही वो शिनिची को नोटिस करता है वो तुरंत ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। मिगी की प्रेजेंस फील करके वो गलती से सोच लेता है कि शिनिची भी एक पैरासाइट है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और थोड़ा सा मीट उसे भी ऑफर करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आ जाता है कि शिनिची अभी भी पूरा ह्यूमन है और पैरासाइट सिर्फ उसके हाथ में है। सच समझते ही मिगी को एनिमी के अंदर से डेंजर और एग्रेशन फील होता है। वो तुरंत शिनिची को भागने का ऑर्डर देता है, लेकिन शिनिची को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। मजबूरी में मिगी कॉम्बैट मोड में चला जाता है ताकि शिनिची को प्रोटेक्ट कर सके। पैरासाइट कहता है कि अगर शिनिची मर गया तो मिगी भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। वो अपना हाथ खुद अलग करके बोलता है कि मिगी उसके साथ आ जाए ताकि दोनों मिलकर शिनिची को कंज्यूम कर सके। मिगी थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है और यही मीट सेलर को पसंद नहीं आता। मीट सेलर अपनी बात बदलकर डायरेक्ट अटैक कर देता है। अटैक लगभग हिट कर जाता है, लेकिन मिगी लास्ट सेकंड पर ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद वो अपने मल्टीपल टेंटिकल्स से अटैक करता है। मिगी बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। वो शिनिची की उंगलियों को ब्लेड जैसा शेप दे देता है और इसी एक खतरनाक मूव से उस एलियन को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन फाइट के दौरान काफी लाउड नॉइज हो जाती है जो पास की रोड पर चल रहे लोगों का अटेंशन खींच लेती है। किसी ने तुरंत पुलिस को भी कॉल कर दिया होता है। सिचुएशन समझकर शिनिची जल्दी से घर भाग जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता चलता है कि ये जगह असल में ह्यूमंस को खाने वाले एक एलियन का हाइडआउट था। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में रह जाता है, उस एलियन को मारा किसने? अगली सुबह स्कूल असेंबली के दौरान जब प्रिंसिपल अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, मिगी को फिर से एक पैरासाइट की प्रेजेंस फील होती है। थोड़ी ही देर में प्रिंसिपल न्यू टीचर का नाम अनाउंस करते हैं, तयामा रियोको। जैसे ही मिगी उसे देखता है वो तुरंत समझ जाता है कि ये भी एक पैरासाइट है। रियोको जब क्लास की तरफ जाती है, शिनिची चुपके से उसका पीछा करता है। रियोको तुरंत नोटिस कर लेती है और कामली कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीना चाहती हूँ। वो और भी क्लियर करती है कि अगर उसका इरादा शिनिची को नुकसान पहुंचाने का होता तो मिगी को वो फीलिंग कब की मिल चुकी होती। उसके बाद रियोको दोनों को एक प्राइवेट जगह पर बात करने के लिए बुलाती है। वहाँ वो उन्हें और पैरासाइट से इंट्रोड्यूस करवाती है। पहला शिमादा, एक स्टूडेंट जिसके साथ भी शिनिची जैसा ही हुआ होता है। दूसरा मिस्टर ए, एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका बिहेवियर काफी अजीब होता है और वो अपना रियल नाम बताने से भी मना कर देता है। इंट्रोडक्शन के बाद रियोको एक्सप्लेन करती है कि उन सबका एक ही गोल है, ह्यूमंस के बीच छुपकर शांति से जीना। इसी वजह से वो चाहती है कि सब मिलकर गवर्नमेंट से अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखें। रियोको बताती है कि उसने मिस्टर ए पर कुछ स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट किए थे और उनके दौरान उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। मतलब एक पैरासाइट होने के बावजूद वो एक ह्यूमन चाइल्ड को जन्म देने वाली है। अब रियोको और एक्सपेरिमेंट करना चाहती है ताकि ये समझ सके कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ और सबसे बड़ा सवाल, इस दुनिया में उसका असली पर्पस क्या है। ये सब सुनकर शिनिची को समझ आ जाता है कि पैरासाइट सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो भी अपनी पहचान और जीने की वजह ढूंढ रहे हैं। और यहीं से कहानी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डीप हो जाती है। शिनिची को लगता है कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा पागलपन जैसी हो चुकी हैं, इसलिए वो कोऑपरेट करने से मना कर देता है। लेकिन रियोको कामली वार्न करती है, अगर शिनिची ने मदद नहीं की तो बीच में इंटरफेयर भी मत करना, क्योंकि अभी वो स्कूल के अंदर है और अगर शिनिची ने कोई स्टूपिड मूव लिया तो वो पल भर में सारे स्टूडेंट्स को मार सकती है। जैसे ही तीनों पैरासाइट्स वहां से जाते हैं, मिगी तुरंत शिनिची को अलर्ट करता है कि मिस्टर ए से बहुत
संभल कर रहना, क्योंकि उसके अंदर से उसे बहुत स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट फील हो रहा है। बाद में शिनिची घर लौटता है। अब उसे समझ आ चुका होता है कि ह्यूमन वर्ल्ड एक बड़े डेंजर में है। वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि घर से बाहर ना निकले, लेकिन माँ को लगता है कि शिनिची ओवरथिंक कर रहा है। वो कहती है कि हाथ वाली इंसिडेंट के बाद से शिनिची थोड़ा अजीब बिहेव करने लगा है। बात बढ़ती है और दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है और एंड में शिनिची स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल के बाद घर वापस जाते वक्त मिगी फिर से मिस्टर ए की प्रेजेंस फील करता है और शिनिची को दोबारा वार्न करता है। वार्निंग खत्म भी नहीं होती कि मिस्टर ए सामने आ जाता है। मिगी तुरंत कहता है भागो शिनिची, ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है। शिनिची भागता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो थक जाता है। तब मिगी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है और सीधे मिस्टर ए के सामने जाकर पूछता है तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। मिस्टर ए जवाब देता है पुलिस स्टेशन में जो मीट शॉप वाला एलियन मारा गया था उसके बॉडी पर जो छोटे थे उन्हें देखकर ही उसे समझ आ गया था कि ये काम इन्हीं दोनों का है। इसलिए मिस्टर ए के पर्सपेक्टिव से शिनिची और मिगी एक किलर हैं, इसलिए उन्हें मरना होगा। इतना कहकर मिस्टर ए अपना रियल एलियन फॉर्म रिवील करता है और मिगी भी कॉम्बैट मोड में चला जाता है। दोनों के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। जब दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक करने लगते हैं तब शिनिची धीरे धीरे एनिमी के पास जाता है और सही मोमेंट पर एक शार्प आयरन रॉड मिस्टर ए के सीने में घोंप देता है। मिस्टर ए ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई इंसान उस पर अटैक कर सकता है, इसलिए उसने अपनी बॉडी प्रॉपर्ली डिफेंड ही नहीं की थी। एनिमी को गिरता देखकर शिनिची काफी पैनिक हो जाता है और तुरंत अपने घर की तरफ भाग जाता है। लेकिन यहाँ वो एक बड़ी गलती कर देता है। उसने ये कंफर्म ही नहीं किया कि मिस्टर ए सच में मर चुका है या नहीं। असल में मिस्टर ए अभी पूरी तरह मरा नहीं था और उसके पास इतना समय था कि वो किसी भी पास आने वाले इंसान के शरीर में एंटर कर सके। दुर्भाग्य से उसी वक्त शिनिची की माँ काम से घर लौट रही होती है। मरते हुए आदमी की आवाज सुनकर शिनिची की माँ मदद करने का फैसला करती है, लेकिन उसी पल पैरासाइट तुरंत उनके शरीर में घुस जाता है और उनके शरीर पर कब्जा कर लेता है। बिस्तर पर लेटे हुए मिगी को महसूस होता है कि कोई पैरासाइट पास आ रहा है। वो तुरंत शिनिची को जगा देता है और उठने के लिए कहता है। शिनिची एक चाकू उठाकर खड़ा हो जाता है। इस दौरान मिगी उनके और पैरासाइट के बीच की दूरी गिनता रहता है। आखिरकार वो पैरासाइट आकर दरवाजे के ठीक सामने रुक जाता है। जैसे ही शिनिची देखता है कि सामने उसकी माँ खड़ी है, वो इस सच्चाई को मानने से इनकार कर देता है और मिगी से बहस करने लगता है जो उसे अपनी ही माँ पर हमला करने के लिए कह रहा था। इसी बहस के बीच मिस्टर ए सच्चाई बता देता है कि उसने शिनिची की माँ के शरीर पर कब्जा कर लिया है। शिनिची ये सच सहन नहीं कर पाता। वो कहता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और पहले हुई बहस के लिए माफी भी मांगता है। जैसे ही शिनिची अपनी बात खत्म करता है, पैरासाइट उस पर जानलेवा हमला कर देता है। हमले के बाद वो वहाँ से चला जाता है और शिनिची वहीं जमीन पर पड़ा रह जाता है। शिनिची को इस हाल में देखकर मिगी उसके हाथ से बाहर निकल आता है। मिगी उसके सीने के घाव को बचाने के लिए उसे कवर करता है और अपने सेल्स छोड़ देता है। वो अपने सेल्स से नुकसान पहुंचे हुए टिश्यू को रिप्लेस करता है ताकि शिनिची की जान बच सके। फिर कई घंटे बीत जाते हैं और शिनिची होश में आ जाता है। वो खून से भरे फर्श से उठता है और बाथरूम जाकर शीशे में अपना जख्म देखता है। अब उसका जख्म पूरी तरह भर चुका होता है, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। इस पूरी घटना के बाद शिनिची स्कूल जाना बंद कर देता है। इस वजह से उसकी क्लोज फ्रेंड सातोमी उसे मिलने आती है ताकि जान सके कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन शिनिची उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और जल्दी से रयोको के घर की तरफ भाग जाता है। शिनिची को देखते ही रयोको तुरंत बात शुरू करती है और उस पुलिस ऑफिसर के शरीर के बारे में बताती है। वो सीधे उन पर इल्जाम लगा देती है कि मिस्टर ए को उन्होंने ही खत्म किया है। तब मिगी पूरी कहानी रयोको को सुना देता है और पूछता है कि क्या उसे पता है मिस्टर ए अब कहाँ है। लेकिन रयोको जवाब देने से मना कर देती है और कहती है कि मिस्टर ए अब गायब हो चुका है। इस पर मिगी सवाल करता है कि अगर उसे पहले से पता था कि मिस्टर ए फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है तो उसे उनसे मिलवाया ही क्यों। इसका जवाब रयोको बिल्कुल ठंडे अंदाज में देती है और कहती है कि ये सब सिर्फ उसका एक एक्सपेरिमेंट था। ये सुनकर शिनिची का गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि उसकी माँ की मौत उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ही हुई है। गुस्से में शिनिची चाकू निकालकर धमकी देता है, लेकिन रयोको बिल्कुल शांत रहती है और फाइट मोड में आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो शिनिची के अंदर हो रहे बदलाव को महसूस करती है, वो उन्हें खत्म करने का इरादा छोड़ देती है क्योंकि उसे लगता है कि शिनिची अब पहले जैसा नहीं रहा। इसके बाद रयोको ये फैसला करती है कि वो वहाँ से चली जाए ताकि देख सके कि आगे चलकर शिनिची कैसे डेवलप करता है। लेकिन शिनिची का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में चाकू उठाकर रयोको पर फेंक देता है। रयोको अपने बालों को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करती है और उसी से चाकू को बीच में ही रोक लेती है। फिर वो उस चाकू को वापस फेंक देती है जो शिनिची के चेहरे के बिल्कुल पास से निकल जाता है और बस थोड़ा सा रह जाता है लगने से। घर लौटने के बाद शिनिची कसम खाता है कि वो अपनी माँ की मौत का बदला लेकर रहेगा। इसी दौरान जब शिनिची और मिगी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने वाले होते हैं तब मिगी उसे बताता है कि उसे आसपास कई पैरासाइट्स की मौजूदगी महसूस हो रही है। ये सुनकर शिनिची अपने दाएं हाथ के एलियन यानी मिगी की बात मानता है और उसकी सलाह के मुताबिक आगे बढ़ने लगता है। शिनिची भीड़ के बिल्कुल बीच पहुंच जाता है जहां लोग एक पॉलिटिकल स्पीच के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। जब वो मेयर के कैंडिडेट और उसके सपोर्टर्स को ध्यान से देखता है तो मिगी तुरंत पहचान लेता है कि वहां मौजूद सभी लोग असल में एलियंस यानी पैरासाइट्स हैं। घर लौटने के बाद शिनिची और मिगी आपस में बात करते हैं और पैरासाइट्स के प्लान पर डिस्कशन शुरू होती है। उन्हें लगता है कि ये पैरासाइट्स धीरे धीरे सरकारी पावर पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले सके। इसी बीच मीट शॉप वाले केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शिनिची के घर पहुंचता है ताकि उस पुलिस की डेड बॉडी के बारे में पूछताछ कर सके जो उस एरिया के पास मिली थी। वो कहता है कि उसे इस पूरे मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसके कुछ ही वक्त बाद आखिरकार शिनिची फिर से स्कूल जाना शुरू करता है। जब वो लॉकर से अपना सामान निकाल रहा होता है तभी सातोमी वहाँ आ जाती है और शिनिची से डिनर के लिए चलने को कहती है, लेकिन शिनिची कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही शिमादा वहाँ आ जाता है। सातोमी शिमादा का इंट्रोडक्शन एक न्यू स्टूडेंट के रूप में कराती है, पर असल सच ये होता है कि शिमादा उन एलियंस में से एक है जो स्कूल में बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश कर रहा है। शिमादा को देखते ही शिनिची तुरंत पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन सातोमी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो शिनिची को डांटती है और जबरदस्ती दोनों को एक दूसरे से ग्रीट करने के लिए कहती है। जैसे ही दोनों हाथ मिलाते हैं शिमादा चुपके से शिनिची को उकसाने लगता है। इससे शिनिची अपना कंट्रोल खो देता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिससे वो लगभग पैरासाइट का हाथ तोड़ ही देता है। दोनों के बीच आंखों और चेहरों से चलने वाली ये टकराव जैसे ही खत्म होती है, शिमादा तुरंत रयोको के पास पहुंच जाता है। वहाँ वो रयोको को बताता है कि शिनिची ने अब सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ डेवलप कर ली है। ये सब असल में सिर्फ एक टेस्ट था ताकि ये देखा जा सके कि मिगी के सेल्स का असर शिनिची की बॉडी पर कैसे पड़ता है। घर पर शिनिची फिर से मिस्टर ए को ढूंढने के लिए निकलने की तैयारी करता है, लेकिन मिगी उसे रोक देता है। मिगी बताता है कि जब उसने अपने सेल्स का इस्तेमाल करके शिनिची की जान बचाई तब से वो खुद नींद से अपनी मर्जी से जाग नहीं पाता। इसका मतलब ये होता है कि अगर फाइट के बीच मिगी सो गया तो शिनिची के लिए वही उसका एंड हो सकता है। उधर रयोको के हेडक्वार्टर्स में वो बाकी पैरासाइट से झगड़ा करती है और कहती है कि वो लोग बहुत ज्यादा अटेंशन खींच रहे हैं। वजह ये होती है कि वो बहुत सारे ह्यूमन बॉडीज को फूड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही इंसान उन्हें खोज लेंगे। लेकिन उनमें से एक पैरासाइट रयोको की वार्निंग को इग्नोर कर देता है और कहता है कि इंसान पहले ही उनकी पहचान का तरीका ढूंढ चुके हैं। फिर ये सच सामने आता है कि अगर किसी पैरासाइट का बाल जोर से खींच लिया जाए तो वो बाल तुरंत सिकुड़ जाता है और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इधर स्कूल के बाद सातों